हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सबका। मेरा नाम है सुमित और एक्लॉन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं, स्पेशल रिवीजन सीरीज के अंडर हम लोग अभी मैथ्स और साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लास 10th के बोर्ड को ध्यान में रख करके डिस्कस कर रहे हैं और टारगेट यही है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया जाए। और इसी क्रम में आज का जो हमारा सेशन है वो मैथ्स के ऊपर आधारित होगा और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th मैथ चैप्टर 2। इसका मतलब पहला चैप्टर हो गया है। यस ऑफ कोर्स हो गया। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो जरूर देखिए लेक्चर्स। आज हम लोग दूसरे चैप्टर के पहले पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और आज के सेशन में हमारे लिए है क्या, पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें बात करनी है। ये बात सही है, टारगेट यही है, लेकिन बहुत सारी चीजें है ना इसमें। टारगेट क्या है, क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल आपका अपना चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ये काम आपके साइड से, मेरे साइड से क्या है, पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। एक तो बेसिक्स क्या है, व्हाट एग्जैक्टली पॉलिनोमियल है ना, पहले इसको डिकोड कर लेंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल के कैटेगरी को समझने के क्रम में ही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सारे इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिनोमियल में डिग्री का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसकी बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और इन सब से रिलेटेड एक छोटा सा एक्सरसाइज भी हमारा एनसीईआरटी का कवर हो जाएगा, जिसमें बहुत कम क्वेश्चन है, छोटा एक्सरसाइज है, वो जल्दी हो जाएगा। तो 2.1 को भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा ये टारगेट है, इसको हमें अचीव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर। आपको ये एक एक्सप्रेशन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, एक इक्वेशन जैसा कुछ दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है, 5x² प्लस 2y माइनस 7, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में इसको बाइफरकेट करके बताऊं तो जैसे 5x² ये एक टर्म है, 2y दूसरा टर्म है, और ये 7 जो है -7 ये भी एक टर्म है। तो टर्म मतलब ये इंडिविजुअल, ये पूरा का पूरा ये टर्म है। और ये टर्म जैसे दो टर्म है, ये वाला और ये वाला ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, प्लस ऑपरेशन या फिर माइनस ऑपरेशन, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करना है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर मैं 5x² लिख रहा हूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 को लिखा गया है कोफिशिएंट, ठीक है ना। ठीक बात है, 5 नंबर है, 5 4 3 4 जो भी है ये कोफिशिएंट है। लेकिन x के लिए एक शब्द लिखा गया है और वो है वेरिएबल। इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y, ये 2 वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक टर्म को डिकोड करूं आपके सामने, ओनली वन टर्म 5x, तो ये तो फिक्स है, 5 वैल्यू है, नंबर है, ठीक है। लेकिन x वेरिएबल का मतलब क्या होता है, x वेरिएबल का मतलब है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए पूरा का पूरा ये जो एक्सप्रेशन है, पूरा जो टर्म है ना, ये बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं एग्जांपल के तौर पर कि यहां इस 5x को अगर x इज इक्वल टू 1 मैं करता हूं तो ये 5x की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 1। लेकिन अगर मैं x इज इक्वल टू 2 करूं, x इक्वल टू 2, तो फिर यही 5x कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10। अगर x इक्वल टू 3 करूं तो 5 इंटू 3। तो x वो एक तरीके से टर्म है जिसकी वजह से इंटायर 5x या 5x² की वैल्यू बदल सकती है। सो दिस इज वेरिएबल। अगर x के बदले में, जैसे इसी में अगर मैं x के बदले में 1 रखूंगा तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर। लेकिन अगर x के बदले में मैं 2 रखूंगा तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर। x के बदले में 3 रखूंगा तो ये पूरी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, x पे। और x के वैल्यू में बदलाव के साथ पूरा का पूरा टर्म ही बदल जा रहा है, इसीलिए x को वेरिएबल कहते हैं। अगर यहाँ 2y लिखा हुआ है तो यहाँ y वेरिएबल है, क्योंकि y इक्वल टू अगर 1 लिखोगे तो पूरा 2y 2 इंटू 1 होगा। अगर y इक्वल टू 2 हो गया तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 होगा तो 2 इंटू 3 होगा, कि y की वैल्यू में बदलाव के साथ पूरा जो टर्म है वो बदल जा रहा है। दैट इज समथिंग वेरिएबल। तो ये चीज आपको फिलहाल ध्यान रखनी है। इसी तरीके से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक तरीके का एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो किन किन चीजों से बना है, मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट by using arithmetic operations like addition, subtraction and multiplication.
दे रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। सो मैं इस 5x प्लस 2 को भी यहां पे पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, मैं इस 5x को भी पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, 5x स्क्वायर प्लस 2 को भी पॉलिनोमियल बोल सकता हूं, 5x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 को भी पॉलिनोमियल बोल सकता हूं। ये सब पॉलिनोमियल है, माइनस भी लगा दो चलेगा, ठीक है ना। सो दीज आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बट सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या याद रखनी है, ये तो पॉलिनोमियल की बात होगी ना। यहां सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि इन पॉलिनोमियल्स exponents of each of the variables should be a whole number. very very important point। मतलब ये कि अगर मैं यहां पे 5x स्क्वायर लिख रहा हूं तो ये जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है पावर, x का पावर क्या है 2। अब ये 2 क्या है, 2 एक होल नंबर है। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 ऐसे। क्या होगा अगर मैं 5x का पावर -2 लिखूं, ये तो होल नंबर नहीं है -2, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, दिस इज जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होगा अगर मैं 5x का पावर 1/2 लिख दूं, मतलब रैशनल नंबर में, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल की पहली शर्त क्या है, पॉलिनोमियल की पहली शर्त यह है कि जो भी वेरिएबल है, चाहे x हो या y हो, उसका जो एक्सपोनेंट है, उसका जो पावर है ना, वो होल नंबर में होना चाहिए। अगर मैं 2y कह रहा हूं तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन 2y का पावर -1 कह रहा हूं, दिस इज जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉट पॉलिनोमियल। ये बात आपको ध्यान रखना कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। इसीलिए नॉट पॉलिनोमियल क्या होगा, ये भी अपने आप में अगर आप पॉलिनोमियल आप सवाल करोगे और आपको ये पता ही नहीं है कि किसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं और किसको नहीं, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहली चीज क्या है, ए एक कोई नंबर है, एक्स वेरिएबल है, और यहां पे कोई पावर है, मान लो वाई, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल वेयर y should not be equal to -1 -2 -3, या y should not be equal to कोई फ्रैक्शन नंबर, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो y should be होल नंबर, ठीक है जी, ये है पॉलिनोमियल। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 2x पावर -2, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। हियर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x इज -2, ये तो होल नंबर नहीं है, ये तो इंटीजर है, तो इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। अगर 1/y प्लस 2 लिखते हैं, ये भी पॉलिनोमियल है नहीं है, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, सिंस डिवीजन ऑपरेशन इन पॉलिनोमियल कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द वेरिएबल। वेरिएबल जो टर्म होता है ना, एक्स वाई जेड जो भी है, वो डिवीजन ऑपरेशन, जैसे मैं कहता हूं 5/y, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका मतलब 5y -1 हो जाता है पावर, 1/y को हम ऐसे लिखते हैं ना। तो ये लाइन यहां भी लिखी हुई है। एक बात तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा एक्सप्रेशन में, वो आपको पता है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल x का पावर 0 होगा तो भी चलेगा, x का पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, चलेगा। x का पावर -1 होगा, नहीं चलेगा। x का पावर 2/3 होगा, नहीं चलेगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। ओके, एक और पॉइंट है, द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल हैव टू बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक बात है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों समझ में आ गया। और ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि ऐसे 5/x को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, 5/x स्क्वायर को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, या 1/y प्लस 2 को अगर डिवाइड हो रहा है वेरिएबल से तो पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। और ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं √x लिख रहा हूं तो x का पावर ये 1/2 है, तो रैशनल नंबर पे तो होना नहीं चाहिए, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सो पॉलिनोमियल की सिंपल सी कहानी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि तरीके से अगर इक्वेशन लिखा हुआ है, ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव में आ रहा है तो पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल का पावर कोई रैशनल नंबर 1/2 2/3 इस तरीके से आ रहा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये होना क्या चाहिए, x का पावर कोई होल नंबर होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 7 क्या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि 7 × x का पावर 0 लिख सकते हैं,
तो 0 तो आ जाएगा, माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है, सबसे पहली चीज तो आपको यही जाननी थी। ठीक है, डन है। दूसरा टर्म आता है पॉलिनोमियल में, डिग्री किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल देखो, एक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे दिख रहा है, सीधा नंबर लिखा हुआ है, इसको हम 9x का पावर 0 लिख सकते हैं, या इसको हम 9y का पावर भी 0 लिख सकते हैं, या 9z का पावर। ये x y z क्या है, ये वेरिएबल है, क्योंकि x का पावर 0 हो या y का पावर 0 हो, 1 के बराबर होता है। यहां इसका डिग्री 0 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डिग्री जो होता है, बेसिकली डिग्री इज नथिंग, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे मैं कोई अगर पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, जैसे 5x², वेरिएबल का पावर कितना है, 2, तो यही तो डिग्री है। अगर मैं लिखता हूं 5x² प्लस 3x, अब यहां x वेरिएबल है, एक में पावर 2 है और दूसरे में 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, हाईएस्ट डिग्री तो 2 है, तो डिग्री यहां पे 2 हो जाएगा, है ना। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप इसमें डिग्री आप क्या लिखोगे, ये 9 है तो कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, 9 इंटू एक्स का पावर 0, दैट मीन्स 0 ही तो पावर हो गया वेरिएबल का, तो 0 है, बात खत्म है। अगर कोई नंबर लिख दे और कोई पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है 2 4 5, आप कहेंगे हाँ है, इसको कैसे कंसीडर करेंगे, 2 इंटू एक्स का पावर 0, तो डिग्री 0। लेकिन इसमें देखो आप, इसमें दो टर्म है, एक है x प्लस 4 इसको बोल सकते हो, या x का पावर 1 यानी x। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है, इसके पावर मैक्सिमम कितने हैं, 1 है ना, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा। अब यहां तीन टर्म है, एक है x², दूसरा है x और तीसरा है ये 5 प्लस माइनस 5, या ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो यहां अगर इसकी डिग्री निकालनी है तो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री देखो, वेरिएबल का हाईएस्ट मतलब x है वेरिएबल और हाईएस्ट है 2, तो डिग्री 2 हो गया। उसी तरीके से इसमें अगर आपको दो टर्म दिख रहा है, x 2x पावर 3 और 2x पावर स्क्वायर, तो x वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट डिग्री है 3, तो ये पूरे मतलब एक तरीके से पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाएगा। अगर एक ही साथ दो वेरिएबल हो, यहां ये भी ध्यान रखना, देखो x भी है y भी है, यहां x है y है, तो अब इन दोनों को जोड़ दो। अगर x भी एक ही साथ दो आए तो ये दोनों को जोड़ करके 3 और प्लस 5 2 कितना हो जाएगा, 5, ये 5 हो जाएगा इसका पूरा का पूरा कंबाइंड पावर, इसका 4 इसका 1, तो यहां डिग्री 5 हो जाएगी। जैसे आप देखो यहां पे एक 2x का पावर 5 है और दूसरा जो टर्म है ये इसमें x भी है y भी है z भी है, तीन वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अब तीन वेरिएबल है, अगर आपको इस पूरे टर्म का पावर निकालना है तो तीनों को जोड़ दो, 6 y का 3 और z में 1, तो ये जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसको भी जोड़ो, 5 2 7 और 4 11। अब ये पूरा एक ही इक्वेशन है, एक ही एक्सप्रेशन है, इनमें एक टर्म ऐसा है जिसमें एक ही वेरिएबल है, उसका पावर 5 है, चलो ठीक है, यहाँ पे डिग्री, इस टर्म की डिग्री 5 हो जाएगी। एक ऐसा वेरिएबल है, मतलब एक ऐसा टर्म है जिसमें तीन वेरिएबल है, सबके अलग अलग पावर, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, 10। और एक ऐसा है इसमें भी तीन वेरिएबल है और टोटल पावर 11 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री अगर पूछा जाएगा तो सबसे हाईएस्ट कहां से आ रहा है, सबको जोड़ के, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आए तो सबको जोड़ के देखना है, तो सबसे ज्यादा वेरिएबल मतलब सबसे ज्यादा पावर इसका आ रहा है, तो इस पूरे इक्वेशन का, इस पूरे पॉलिनोमियल का ही डिग्री 11 हो जाएगा। सो होपफुली डिग्री का बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहां x का पावर 1 दैट इज डिग्री 1, अगर ये x ऐसे लिखा हुआ है तो डिग्री 2, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो डिग्री 3, अगर ये इस रूप में लिखा हुआ है तो इन दोनों को जोड़ो, x और y 5 और इसमें 4, ठीक है ना, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री इसमें आ रहा है तो 5 डिग्री, है ना। तो होपफुली डिग्री का भी मतलब आपको समझ में आ गया। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सही तरीके से मतलब बढ़ते हुए पावर से घटते हुए पावर की तरफ जाओ। जैसे रैंडमली एक इक्वेशन लिखा है 8x² प्लस 3x का पावर क्यूब माइनस 5x प्लस 3, ये इक्वेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है लेकिन रैंडमली लिखा हुआ है,
इसको अगर सही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, हाईएस्ट पावर वाले को टर्म को पहले लिखे, तो 3x का पावर 3 पहले लिख दिया, फिर उसके बाद जो उससे लोएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसको लिखा हमने स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं होता है, हाईएस्ट पावर वाले को टर्म को पहले लिखो, पावर 3 है तो पहले लिख दिया, फिर 2 वाले को बाद में लिखा, फिर पावर 1 वाले को उसके बाद और उसके बाद ये। सो टर्म्स आर इन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल वैल्यू, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे कहते हैं ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे लिखते हैं ना। अब अगर मैं कहूंगा कि इसको मैं bx प्लस ax स्क्वायर प्लस c लिख दूं तो टेक्निकली दोनों इक्वल ही लग रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये ठीक वैसे है जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे बोल रहे हो तो एक ऑर्डर दिखा रहा है, लेकिन ऐसे लिख दो 5 0 1 2 तो ये कोई ऑर्डर नहीं दिखा रहा है ना। तो हाई पावर से लो पावर की तरफ ले जाओ स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो दैट इज समथिंग यू नो दैट। अब आ जाते हैं तीसरी टर्म पे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स के प्रकार जो होते हैं ना, देखो यहाँ पे आप देखोगे ना तो वेराइटीज ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पे मतलब शब्द दिख रहे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड मे बी मोर देन दैट। और इधर लिखा हुआ है जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ये सब पॉलिनोमियल है। अब ध्यान से देखो कि ये सब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स है, तो किस आधार पे इसको कैटेगराइज किया गया। मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब 4 एंड सो ऑन। तो ये जो पॉलिनोमियल के टाइप्स है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे है, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि कोई ऐसे एक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं पॉलिनोमियल, उसमें एक ही टर्म है, लाइक मैं लिखता हूं 5x, तो एक ही टर्म है, या मैं लिखता हूं मान लो सीधा 9 और कुछ है ही नहीं, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। आप सोचो एक ही टर्म है, इसको मोनोमियल बोलेंगे या बाइनोमियल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 5x प्लस 2 तो इसमें एक और दो टर्म है। अगर मैं लिखता हूं मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें तीन टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल होना चाहिए, यस ऑफ कोर्स होना चाहिए। देखो अगर वन टर्म है किसी पॉलिनोमियल में, जैसे ये 6 का मतलब 6x का पावर 0, तो ये एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है। 4x का पावर 3, x का पावर 3 हो, 4 हो, 1 हो, 2 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक ही टर्म होना चाहिए, तो ये भी मोनोमियल। ये भी एक ही टर्म है, -5 ए बी यहां वेरिएबल है, ए स्क्वायर बी क्यूब, ये कुल मिलाकर के एक ही टर्म है ना। हाँ, यही अगर मैं ऐसे लिख देता प्लस बी तो फिर ये दो टर्म हो जाता है ना। तो ये मोनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल, ये तीनों के तीनों मोनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो पहला क्या हो गया, ये जो है एक बेस है पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करने के लिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एक है तो मोनो, दो है तो बाई, तीन है तो ट्राई, एंड उससे भी ज्यादा है तो फिर उसको पॉली बोल दो। क्योंकि तीन टर्म्स मतलब 1 2 3, इसमें आप देख सकते हो ट्राई, दो टर्म्स मतलब बाई, और अगर उससे ज्यादा है तो सीधा उसको पॉलिनोमियल्स बोल दो, है ना। मतलब तीन से ज्यादा मतलब मेनी टर्म्स, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना, तो उसको पॉलिनोमियल बोल दो, चलेगा, ऑल्दो ये सब पॉलिनोमियल ही है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, ये किस बेस पे हमने कैटेगराइज किया, टर्म्स के आधार पे, कितने टर्म्स है उसके आधार पर मोनो बाई ट्राई कैटेगराइज कर दिया। अब ये दूसरा बेस क्या है, जीरो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये पक्का इसका जो आधार होगा ना ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये आप ऐसे देख सकते हो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, चलो डिग्री 0 है, कोई नंबर लिख दो, इसमें 8 का मतलब हो जाएगा 8x का पावर 0, तो ये 0 है। लेकिन जब किसी पॉलिनोमियल में डिग्री ही 1 आए, d इक्वल टू 1, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल अगर डिग्री 1 होगा तो, अगर पॉलिनोमियल में डिग्री 2 आए जैसे स्क्वायर वाला तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं।
और अगर 3 आए तो इसे क्यूबिक कहेंगे, इससे ज्यादा अभी आपको पढ़ना नहीं है। तो मेनली यही है, ये तीनों लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अगर डिग्री 3 तो क्यूबिक, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, अगर इक्वेशन में पॉलिनोमियल में डिग्री 1 आ रहा है तो लीनियर, और डिग्री 0 आ रहा है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप बोल सकते हैं। सो टाइम्स में ये भी आ जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट वीवी आई जिसको हम कहते हैं, अभी तक हमने कुछ बेसिक जान लिया है जो बहुत जरूरी है मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझने के लिए। अब आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट एग्जैक्टली मींस, ये कुछ लिखा भी है कि रियल नंबर के सेट टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ पी एक्स ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल टू जीरो। इसको डिकोड कैसे करें, इसका मतलब क्या हुआ? देखो सीधा सीधा समझो, मैं कोई एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। सपोज कीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 2x प्लस 6 लिख दिया, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम ऐसे px के रूप में लिख सकते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है, p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब वेरिएबल। ये बता रहा है कि x में बदलाव के साथ ये पूरा वैल्यू बदल जाएगा। यस, अगर p1 लिखो मतलब इफ x इज इक्वल टू 1 तो ये px जो है p1 हो जाएगा। तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2x के बदले में 1 लगा दो, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। ओके, अच्छा फिर मैं आपसे कहता हूं यहां इफ x इज इक्वल टू 2 लगाओ, यानी कि p2 करो, ठीक है। तो फिर ये पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, 2x प्लस 6 है ना, तो 2 इंटू 2 प्लस 6, ये पूरा वैल्यू 10 हो गया, है ना। तो एक पॉलिनोमियल है मेरे पास, मान लीजिए ये है px और इसकी ये है 2x प्लस 6। अब मुझे इसका जीरो निकालना है। जीरो मतलब कि सॉल्यूशन समझ लो, जीरो को हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं, जीरो। तो आपको कैजुअली सोचना है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं ना तो आपको ऐसे सोचना है कि x की किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए ये इंटायर जो इक्वेशन है शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप सोचो, रैंडमली आप सोचो। मैंने दो तो आपके सामने करके देख लिया। अगर x इक्वल टू 1 मैं लिखता हूं तो ये पूरी वैल्यू जीरो नहीं होने वाली, क्योंकि x इक्वल टू 1 लिखूंगा तो ये पूरी वैल्यू 8 हो जाएगी। x इक्वल टू 2 लिखूंगा तो ये पूरी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ना 1 इसका जीरो हो सकता है, ना 2 इसका जीरो हो सकता है, ना 1 इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ना 2 इसका सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब x की किस वैल्यू के लिए पूरा इंटायर वैल्यू जीरो हो जाए, यही इसका जीरो कहलाएगा। तो सपोज ये लिखा ना कि ए रियल नंबर k इज सेट टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल टू जीरो, यानी k इक्वल टू 1 लिखेंगे तो p1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो 1 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है, जीरो नहीं है, हमने अभी देख लिया। इफ k इक्वल टू 2 लिखेंगे तो p2 इज नॉट जीरो, क्योंकि यहां तो 10 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं k इक्वल टू, सोचो यहां पे अगर -3 लिखता हूं, इफ k इक्वल टू -3, तो क्या p -3 इज इक्वल टू इंटायर जीरो हो जाएगा? अब यहां पे x के बदले में -3 लगाना है, 2 इंटू -3 प्लस 6, यानी -6 प्लस 6, यानी ये जीरो मिला। अब सोचो, हमें इस इक्वेशन का जीरो मिल चुका है। x की किस वैल्यू के लिए पूरा इक्वेशन जीरो बन रहा है? तो x, अब अगर हम x इक्वल टू -3 लगाते हैं ना तो ये पूरा जीरो हो जाता है। अब यही -3 इस पूरे 2x प्लस 6 का जीरो है, यही -3 k है। तो k इक्वल टू -3 के लिए हमने देखा p -3 इज इक्वल टू जीरो। सो -3 वुड बी द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपली मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपली मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 6, इसको मैं px ऐसे लिख देता हूं, ये एक पॉलिनोमियल है। अब x की किस वैल्यू के लिए पूरा जीरो हो जाएगा? x इक्वल टू अगर मैं -3 रखता हूं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और यही -3 वुड बी द जीरो
ऑफ दिस px। इसी को यहां पे लिख दिया गया है कि k इज अ रियल नंबर, k इज अ नंबर, k के किसी भी वैल्यू के लिए अगर पूरा px जीरो हो जाए तो वही k इस पूरे इक्वेशन का जीरो कहलाएगा। तो हमने 2x प्लस 6 में एक्सपेरिमेंट करके देखा, 1 लगा के देखा, जीरो नहीं मिला, 2 लगा के देखा, जीरो नहीं मिला, थोड़ा सा सोचा, दिमाग लगाया कि ये 6 है, इसको कैसे -6 करें, तो -3 लगा के देखा तो ये पूरा जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये -3 ही जो है ना, ये क्या होगा, ये इसका जीरो होगा। ठीक है ना। और जीरो का एक और मतलब है, जियोमेट्रिकली जीरो का क्या मतलब होता है। एक तो आपको समझ में आ गया कि वो सेटिस्फाई करता है, मतलब जीरो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए वो एक तरीके से एक्स की वो वैल्यू है, अगर इस पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, जो पूरे के पूरे इक्वेशन को जीरो कर देगा। ठीक है। लेकिन ग्राफिकली देखा जाए, जियोमेट्रिकली देखा जाए, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस। इसका जब ग्राफ खींचोगे ना, तो x एक्सिस के जैसे ये होता है ना, ये देखो, ये x है और ये y एक्सिस है, ऐसे होता है। इधर पूरा पॉजिटिव x की वैल्यू और इधर नेगेटिव x की वैल्यू, ये पॉजिटिव y की वैल्यू और इधर की तरफ नेगेटिव y की वैल्यू आती है। तो अगर आप लीनियर, ये डिग्री 1 है ना, लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ खींचोगे, तो लीनियर एक सीधी रेखा की ग्राफ मिलेगी और वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये देखो, ऐसा होगा या मे बी ऐसा होगा। अब देखो, इन दोनों ग्राफ में अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये ग्राफ आ रहा है, ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, यहां पे देख रहे हो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यही पॉइंट इसका जीरो कहलाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं आपसे कहता हूं ग्राफ ऐसा आया, यहां देख रहे हो, ये ग्राफ, ये x है, इधर नेगेटिव वैल्यू है x की, तो इस पॉइंट पे काट रहा है, ये इसका जीरो कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो यहां पे लिखा है ना कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइजली x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x एक्सिस पे वो स्पेशल कोऑर्डिनेट पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये ग्राफ, ये लाइन इसको कट करता है, यही जीरो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी इक्वेशन के लिए, जैसे px है, ये 2x प्लस 6 है, इसका मैं ग्राफ अगर प्लॉट करूं, मुझे पता है इसका जो जीरो है वो -3 है, मैं अभी आपको बता चुका हूं -3 का क्या मतलब है। अगर ग्राफिकली देखा जाए तो इसका एक मतलब ये हुआ कि अगर इस इक्वेशन पे आप ग्राफ खींचोगे ना, तो जो लाइन, सीधी लाइन आएगी ना, वो x एक्सिस को -3 पॉइंट पे कट करेगा, लाइक दिस। ये देखो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये x की पॉजिटिव वैल्यू उधर है, और ये -1 -2 ये x की नेगेटिव वैल्यू है, ये y की पॉजिटिव वैल्यू है और नीचे की तरफ y की नेगेटिव वैल्यू होती है, या पहले से जानते होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और ये जीरो है। ठीक है। ओके। अब ये जो ग्राफ आया है 2x प्लस 6, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से लाइन आया है। अब ये लाइन आप देखो x एक्सिस के किस पॉइंट पे काट रहा है, तो x एक्सिस पे -3 पे काट रहा है, तो यही -3 इस पूरे इक्वेशन 2x प्लस 6 का जीरो है, और ये हमने अभी कैलकुलेट करके देखा भी था। आप चाहो तो ग्राफ समझने के लिए बना भी सकते हो, जैसे इसको मैंने y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y के टर्म में px को लिख दिया, मतलब y इक्वल टू 2x प्लस 6 लिख दिया। और अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, यहां x और y दो वैल्यू लेकर के, पहले x की वैल्यू जीरो ले लो, देखो y कितना निकलता है, और दूसरी बार y की वैल्यू जीरो ले लो, देखो x कितना निकलता है, और इसी को प्लॉट करो ग्राफ पे, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू यहां पे जीरो ले ली, सपोज अगर मैंने x की वैल्यू जीरो ले ली, तो y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू, चूंकि 2x प्लस 6 है, तो x तो पहले ही मैंने जीरो ले लिया, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 6, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू 6, नंबर 1। अब y इक्वल टू मैंने जीरो ले लिया,
अब मान लीजिए मैंने y इक्वल टू 0 ले लिया। इफ y इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। अब x की वैल्यू आपको निकालनी होगी, -6 इज इक्वल टू 2x। तो अब इसको काटोगे तो क्या होगा, -3। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू -3। अब यही दो वैल्यू मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्या निकला था, x y, x को 0 लिया तो y मुझे 6 मिला था, y को 0 लिया तो x मुझे -3 मिला था। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट 0 6, ये x को और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, सबकी वैल्यू 0 यहीं से शुरू होती है। तो x तो 0 ये पॉइंट है, लेकिन y के लिए 6 पॉइंट है, तो y का छठा पॉइंट यहां है। तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 और 6 को। आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये है x और ये है y। 0 हमने ये लिया और ये हमने 6 यहां पे ले लिया। अब मुझे y को 0 लेना है, तो x के 0 y का 0 एक ही पॉइंट है, ये है, y 0 ले लिया। लेकिन x की वैल्यू अभी -3 लेनी है। अगर +3 लेते तो इधर की तरफ जाता, लेकिन -3 लेनी है तो यहां पे जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये बेसिकली -3 और 0 है। ये है x, ये है y। तो ये जो ग्राफ आपको ऐसे मिल रहा है इस तरीके से, इन दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। और ये क्या है, ये यहां पे दिख रहा है कि इस पॉइंट पे ये लाइन काट रहा है, एक्स एक्सिस को -3 पे काट रहा है, तो यही -3 इसका 0 है। अगर कैजुअली मैं आपसे कहता हूं, देखो जैसे ये ग्राफ है आपके सामने, एक पॉलिनोमियल ax प्लस बी का ये ग्राफ है। आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, ग्राफ बनाना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि इस पॉइंट पे कट रहा है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू और इधर नेगेटिव वैल्यू है, तो पूरा ये एक्स एक्सिस। ये जो भी वैल्यू होगा ना यही 0 होगा इस ax प्लस बी का। अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, ये x की पॉजिटिव वैल्यू है, -1 -2 -3, और ग्राफ कुछ ऐसे आया है। इस फोटो को देख के अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस ग्राफ से आपको क्या पता चलता है कि जिस भी इक्वेशन का ये ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन का, उसका सॉल्यूशन या उसका जीरो क्या है। तो आप देखो x के मतलब x एक्सिस के किस पॉइंट पे ये ग्राफ काट रहा है, 4 पे काट रहा है, तो इस इक्वेशन में 0 इक्वल टू 4। ठीक है ना। अगर मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है, ये देखो, और मैंने देखा कि ये 2 पॉइंट पे काट रहा है, -2 पे काट रहा है x को, तो -2 वुड बी द 0। तो लीनियर इक्वेशन में आप ध्यान से देखोगे, सीधे सीधे ग्राफ, मतलब जो लाइन होती है ना लीनियर इक्वेशन के लिए, जो आप ग्राफ प्लॉट लाइन खींचते हो, वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटता है। एक्स मतलब इस पूरे इक्वेशन का मैक्सिमम एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि अगर ऐसा है, सपोज ये ग्राफ ऐसे ले दिया, ये है लीनियर इक्वेशन, तो क्या इसका नंबर ऑफ जीरो आप बता सकते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन या कितने सॉल्यूशन होंगे। इसका नंबर ऑफ जीरो तो 1 है। क्यों, नंबर ऑफ जीरो का मतलब कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 1। एक पॉइंट पे काट रहे तो 1। अब यहां तो काट ही नहीं रहा है, ये तो पैरेलल है, तो नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं। नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 0, नो नंबर ऑफ जीरो। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ लीनियर लाइन होती है, और एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम एक बार वो काटेगा, हो सकता है ना भी काटे, अगर जीरो होगा ही नहीं तो ना भी काटे, ना काटेगा मतलब ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर काट रहा है तो एक ही बार काट सकता है। लेकिन वही अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखोगे, जैसे देखो डिग्री 2 है ना, ax² प्लस bx प्लस c, तो मैक्सिमम 2 बार यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ है, ये पैराबोलिक जो है ना ग्राफ है, 2 बार काट रहा है। इसके 2 जीरो हो सकते हैं, 0 नंबर ऑफ जीरो 2 है, एक ये। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इक्वल टू
टू आंसर आता है ना, 2 सॉल्यूशन आता है जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हो, आगे आप करोगे भी, बट फिलहाल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा डिग्री 2 वाला, तो ग्राफ जो भी बनेगा वो एक्स एक्सिस को 2 बार मैक्सिमम काट सकता है। तो अगर इस ग्राफ को दिखा के मैं पूछूं कि कितने नंबर ऑफ जीरो है, तो 1 और 2। जीरो कौन कौन है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो 2 है, 2 बार काट रहे तो 2। और अगर मैं वैल्यू लिखूं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये -1 है, ये -2 है, अगर मैं इसका जीरो वैल्यू पूछूं कि कौन कौन सा जीरो वैल्यू है, तो देखो कहां कहां काट रहा है, एक बार 2 पे काट रहा है और दूसरी बार -2 पे काट रहा है, तो 2 और -2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो है, मतलब सॉल्यूशन है उसका। और नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2 बार काट रहा है तो 2। अब इस ग्राफ को तीसरे को देखो आप, ये तो दूसरा ग्राफ हो गया, एक बार यहां काट रहा है एक्स एक्सिस, एक बार यहां काट रहा है और एक बार यहां काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछे, नंबर ऑफ जीरो, तो आप कितना बोलोगे, 3। ये क्यूबिक इक्वेशन है, मैक्सिमम 3 बार काट सकता है, या तो काटे या फिर टच भी करे तो भी चलेगा, जैसे ऐसे अगर होगा ना ये, तो ये जो टच कर रहा है ना वो भी एक तरीके का जीरो है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे कोई ग्राफ आपके सामने रखता हूं, सपोज मैं ऐसे कोई ग्राफ रख देता हूं, ये देखो, तो यहां टच हो रहा है ना तो भी ये जीरो है, और यहां पे काट रहा है कि यहां पे 3 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है और 1 बार टच हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इस ग्राफ के, 3। तो फिलहाल ये बेसिक टर्म है, मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, और इस आधार पर आप एक इस एक्सरसाइज को आराम से कैरी कर सकते हैं। द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। कोई इक्वेशन है उसके लिए ग्राफ दिया हुआ है, पहला दूसरा, अब आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं। अब पहले केस में देखो, अगर सीधी रेखा है ऐसे, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की बात हुई। नंबर ऑफ जीरो लीनियर के लिए क्या होता है, अगर जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे वो लीनियर लाइन काटती है ना, वो उसका जीरो होता है, और जितनी बार काटे नंबर ऑफ जीरो उतनी बार होता है। तो इसमें तो ये लाइन पैरेलल चल रही है, ये काट ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा इसमें, पहले में नंबर ऑफ जीरो नथिंग, नो जीरो, क्योंकि काट ही नहीं रहा। अगर ये ऐसा होता ना तो हम कहते हैं नंबर ऑफ जीरो 1, लीनियर में तो 1 ही होता है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ जीरो, तो देखो एक्स एक्सिस पे कितनी बार काटा गया, ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, एक ही बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो, इसका आंसर यहीं पे लिखते जाओ, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ जीरो 1, इसका आंसर 1 हो गया, तो दूसरा भी मिल गया। अब देखो ये कोई ग्राफ है, अब कौन सा ग्राफ है कौन सा इक्वेशन है उससे मतलब नहीं, हमारे सामने ग्राफ है और हमें ये बताने के लिए बोला जा रहा है कि इसके कितने जीरो हो सकते हैं। तो एक एक्स एक्सिस यहां दिख रहा है, दूसरा तीसरा, तो कितने जीरो होंगे, इसके 3 होंगे, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3। इसके कितने जीरो हो सकते हैं, तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार काटा गया या टच किया गया है, तो इसके 2, इसके 3, ग्राफ देख के बताना है नंबर ऑफ जीरो। इसको देखो, 1 2 3 4 बार काटा गया है, तो नंबर ऑफ जीरो 4। इसमें कितना है, एक टच भी एक जीरो ही होगा, 2 3, इसमें कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो 3। तो ये सिंपल ग्राफ देख करके आपको बताना है, क्या बताना है भाई साहब, नंबर ऑफ जीरोस इस ग्राफ के कितने। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं इस तरीके से, सपोज ये 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 सब जीरो है, कैजुअली मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। होपफुली आप ग्राफ देख करके नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। अब अगर मैं आपको यहां से पूछूं, ये वैल्यू है मान लो 1, ये वैल्यू है 2, ये है 2.5, और ये वैल्यू है 3, तो ये जो नंबर ऑफ जीरो है, नंबर ऑफ जीरो तो 1 है, कितने जीरो है, एक ही जीरो है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, तो किस पॉइंट पे ये कट रहा है, ये देखो, ये वैल्यू की बात अगर होगी तो वैल्यू में तो लिखा होना चाहिए कोई वैल्यू, अगर यहां पे कटता, जैसे यहां पे कटता, तो ये वैल्यू 1 होता,
यहां पे कटता तो ये -1 होता, यहां पे कटता तो ये -2 होता, है ना। वहां वैल्यू के लिए पूछा ही नहीं जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वैल्यूज हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। तो इसमें 3 हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 4 हो सकते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ये 4 बार कट कर रहा है, इसमें 3 हो सकता है। अगर मैं यही ऐसे ऐसे लिख दूं इस ग्राफ को, जैसे इसी में मैं ऐसे लिख दूं, देखो ये है 1, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ठीक है। तो अब ये सब वैल्यू है, क्या वैल्यू है, कितने वैल्यू है, 1 2 3 4, 4 जीरो है, और चारों की वैल्यू क्या है, -3 -2 -1 और 1, है ना। होपफुली आपको अगर ये पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस है, तो सीधा देखो कि एक्स पे कहां टच हो रहा है या कहां पे कट कर रहा है, जितनी बार टच हो रहा है जितनी बार कट हो रहा है वही नंबर ऑफ जीरोस बता देना है। 5 बार कट हो रहा है तो 5 होगा, 2 बार हो रहा है तो 2, 1 बार हो रहा है तो 1, ठीक है ना। दैट इज द केस, ये हो गया, यही था एक्सरसाइज। एक और चीज यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। फिलहाल लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमें पता है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था ना, 2x + 6, ये लीनियर मतलब 2 मतलब a, यहाँ पे a का मतलब 2 हो गया और x वेरिएबल है, और b का मतलब 6, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और लीनियर के मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं, 1। एक्स एक्सिस को अधिकतम ये एक ही बार काट सकता है, ठीक है, या तो नहीं काटेगा या काटेगा तो एक ही बार, ठीक है। तो यहां पे एक रिलेशन होता है, जैसे हमें पता है कि 2x + 6 में जो इसका जीरो वैल्यू था, नंबर ऑफ जीरो की बात नहीं करो, नंबर ऑफ जीरो तो एक ही होगा, लेकिन जीरो वैल्यू की बात हो रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, -3, है ना। और यही हमारे लिए k था, k के जिस भी वैल्यू के लिए पूरा px 0 हो जाए, दिस इज px, उसी को हम जीरो कहते हैं, है ना। तो यहां पे इस k और इसमें एक रिलेशन है, ये रिलेशन यहां पे बताया गया, देखो जो कांस्टेंट टर्म है वो, और जो कोफिशिएंट ऑफ x है उन दोनों का फ्रैक्शन, कांस्टेंट ऊपर लिखो माइनस के साथ, और कोफिशिएंट नीचे लिखो, x का जो कोफिशिएंट है वही इक्वल हो जाता है किसके, जीरोस के, के। यानी कि अगर मुझे नहीं पता है सीधा कि 2x + 6 का जीरो कितना होगा, वो हिट एंड ट्रायल से तो हमने अनुमान लगा लिया कि इसको -3 करेंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो इस k की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, k की वैल्यू इससे निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, ये v है, -6 करो, ठीक है, और नीचे x का जो कोफिशिएंट है a, ये करो, तो k इक्वल टू आपको नहीं मिल गया -3। इससे ना आपको फिर हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं अगर आपके सामने लिखता हूं जैसे 4x + 2 है, मुझे इसका नंबर ऑफ जीरो तो 1 ही होगा, मैं उसकी बात नहीं, नंबर की बात नहीं करूं, वो वैल्यू कितनी होगी, है ना, ये मुझे बताना है। तो अब वो फिर हिट एंड ट्रायल करोगे कि x की वैल्यू 1 दे करके देखते हैं जीरो होता है कि नहीं, 2 दे करके देखते हैं, इससे अच्छा सिंपली आप k निकाल लो, कैसे, -b/a, -b कितना 2 और a कितना 4, तो -1/2 इसका जीरो है, -1/2 मतलब आधा, यानी इफ यू आर पुटिंग, इसका मतलब हो गया इफ यू आर पुटिंग s इक्वल टू -1/2, देन ये पूरा px जो है जीरो हो जाएगा, कैसे, ये px ऐसे है ना, अब -1/2 पुट करो, 4 इंटू -1/2 + 2, ये पूरा जीरो हो जाएगा, काटो, -2 + 2, जीरो हुआ। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, जो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, आप सीधा सीधा -b/a से उसका जीरो निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा मतलब क्या हुआ, इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि अगर कोई ग्राफ है, इसका ग्राफ खींचोगे ना, तो ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ -1/2 पे काटेगा, -1/2 मतलब समथिंग इधर काटेगा,
क्योंकि अगर मैं इसको -1 बोल रहा हूं तो -1/2 तो यही होगा, ऐसे कुछ काटेगा। समझ में आ रहा है? कोई भी इक्वेशन दो, अगर मैं लीनियर इक्वेशन आपको बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 5x + 15 है, ठीक है, मुझे इसका जीरो बताना है। के की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ जीरो तो एक ही होगा, एक ही कोई वैल्यू होगी। कौन सी वो वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो आपको जीरो की वैल्यू बतानी है, जीरो मतलब कि सॉल्यूशन बताना है इसका। तो आप क्या करोगे? -b/a से सीधा निकाल लोगे। -b कितना है? -15, और a कितना है? 5। अगेन इसका -3 आएगा। यानी कि अगर k = -3 है, इफ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ -3 in place of x, the entire polynomial would be 0। तो -3 ही इसका 0 होगा। इसका मतलब, दूसरा मतलब क्या हुआ कि ग्राफ पे ये जो पूरा इक्वेशन है इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो जो लीनियर लाइन मिलेगी ना, वो x एक्सिस को किधर काटेगा? -3 पे काटेगा, इधर की तरफ कहीं पे काटेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे आप किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल का जीरो निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ जीरो तो 1 ही होगा, एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस के एक ही पॉइंट पे काटेगा, लेकिन वो वैल्यू कितनी होगी ये भी तो पूछा जा सकता है। तो कोई इक्वेशन मैं आपके सामने रख दूं यहाँ पे कि मेरे पास मान लीजिए 9x - 2 है, ठीक है, 9x - 2 है, मुझे इसका जीरो बताना है। जीरो कितना होगा और नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना हो सकता है? मैक्स लिख देता हूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो तो 1 ही होगा, ये तो लीनियर में ऐसे ही बता देना। लेकिन ये जीरो कितना होगा? तो k = कैसे निकालोगे? -b/a से, ठीक है ना। तो यहां इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9x +, ऐसे तो लिखा ही जा सकता है ना। तो इसका मतलब b = -2 है यहां पे और a = 9 है। तो -2/9, यानी कि 2/9 जो है ये एक्चुअली में इसका जीरो वैल्यू हो जाएगा। अब अगर आप 2/9 यहां रखते हो ना, 9x - 2 में 9 × 2/9 यहां पे रखते हो तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसका जीरो वैल्यू 2/9 है, ठीक है ना। यानी 2/9 का मतलब ये एक से भी छोटा हो गया ना, और पॉजिटिव है तो x एक्सिस पे ये यहां पे कहीं पे काटेगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल यही था, एक्सरसाइज भी हमने कवर कर लिया। दूसरे क्लास में हम लोग दूसरे एक्सरसाइज को कवर कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल मैं कहूँगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।